हेलो एवरीवन, आई एम मीना भारद्वाज एंड वेलकम टू दी SMU अकेडमी। तो यहाँ पे आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे पहले हम 3 लेसन बना चुके हैं। आई होप कि आपने वो देख लिए होंगे, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को समझते हैं तो उसको एक क्रमबद्ध तरीके से जब तक नहीं सीखने की कोशिश करेंगे तब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। तो हमने हिस्ट्री के 3 टॉपिक ऑलरेडी बना दिए हैं। आई होप कि आप देख लिए होंगे आपने, और नहीं तो प्लीज़ देखिए, ताकि आपको एक जो सीक्वेंस या जो एक लिंकिंग हमने की है या एक कनेक्टिविटी जो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ सके। तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी आसान हो जाएगी अगर आप वो देख लेते हैं तो यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो है बैटल ऑफ प्लासी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो लास्ट हमने किया था वो था फ्रेंच राइवलरी, इंग्लिश फ्रेंच राइवलरी हमने पढ़ी थी, यानी कार्नेटिक वॉर के बारे में पढ़ा था। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसमें ट्रीटीज़ पढ़ी थी। ओके, एंड फ्रेंच क्यों एक तरह से हार गई, इसके बाद उन्हें काफ़ी हार का सामना करना पड़ा था। एंड एक जो इंग्लिश थे वो काफ़ी उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई थी इंडिया में। तो उसके रीजंस थे कुछ, वो रीजंस हम उसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी मैं अगर आप फिर से डिस्कस करें या थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं तो कुछ ट्रीटीज़ हुई थी। एक्स-ला-चैपेल हुई थी, उसके बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी, देन ट्रीटी बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, एंड सक्सेशन ऑस्ट्रियन सक्सेशन ऑफ वॉर के बारे में हमने बात की थी। देन कुछ रीजंस थे कि क्यों फ्रेंच जो थे वो फॉल हुए, यानी कि उनके हार के रीजंस क्या थे। तो उसमें सबसे मेनली था कि वो एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज था और जो ब्रिटिश कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी। तो प्राइवेट में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, एक स्टेबल माना जाता है, स्टेबल नहीं आई मीन वहाँ पे एक फोकस रहता है। लेकिन गवर्नमेंट का जहाँ पे अगर हम कहें रोल, तो एक फ्यूडलिस्टिक एक सिचुएशन वहाँ पे आ जाती है। सेकेंड अगर बात करें तो मिलिट्री स्किल्स की, नेवल पावर की, ओके, तो ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा थी। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था यूरोप में, उसकी वजह से भी उनके पास बेटर इक्विपमेंट आ गए थे ब्रिटिशर्स के पास। एंड इसके अलावा उनके पास बंगाल में भी एक उनका बेस बन चुका था, जबकि जो फ्रेंच थे उनका सिर्फ डेक्कन में ही था। इसके अलावा नेवल अगर हम कहें पोर्ट की बात करें तो फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी में ही था, लेकिन नेक्स्ट जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास बंगाल, मद्रास एंड कोलकाता, ठीक है, इन तीनों में ही उनका बेस बन चुका था। अच्छा, उसके बाद जो अगर हम बात करें इसके अलावा हमने बात की थी कि डेप्ट मार्केट की, कि उनका एक जो बैंक था, सेंट्रल बैंक था इंग्लैंड का, वो उन्हें फाइनेंस करता था मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए या स्किल्स के लिए या ट्रेनिंग के लिए। तो बाकी जो फ्रेंच के पास ऐसा उन्हें सपोर्ट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। बाकी रिलीजियस में फ्रेंच जो थे वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। इसके अलावा एक तरह से दीज आर दी मेन टॉपिक्स, ओके, दीज आर दी मेन रीजंस जिसकी वजह से जो फ्रेंच थे उन्होंने एक तरह से वो हार गए थे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी का सबसे मेन रोल जो आता है वो आता है बंगाल कॉन्केस्ट, यानी बंगाल कॉन्केस्ट के अंदर ये हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर ये पढ़ते हैं। तो बैटल ऑफ प्लासी पढ़ने से पहले हम बंगाल कॉन्केस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बंगाल एक्चुअली रिचेस्ट प्रोविंस था मुग़ल एम्पायर का, एंड एक तरह से बहुत ही प्रॉस्पेरस प्रोविंस उस टाइम पे बन चुका था। तो इसीलिए बंगाल की तरफ ध्यान जाना बहुत ही एक तरह से कॉमन था, और उनका एक ट्रेड बेस जो बन चुका था वो बंगाल ही था ब्रिटिशर्स का। तो भी वो एक इम्पोर्टेंट मेन उनका जो हम कहें कि वहाँ पे कॉन्केस्ट करना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था। सेकेंड, वहाँ का जो वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, यानी 60% जो एक्सपोर्ट होता था बाहर, या एशिया की अगर हम बात करें तो 60% जो था वो बंगाल से होता था। वहाँ पे सॉल्ट पीटर हो गया, सिल्क हो गया, इंडिगो हो गई, डाई यानी कि टेक्सटाइल्स हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, साथ ही पेपर हो गया, एंड हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, ये सब एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो बहुत ही एक हम कहें कि ट्रेड एंड कमर्स के मामले में बंगाल उसकी एक अपनी ही पहचान थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट बंगाल की एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फ़र्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था, और उसके तहत 1700 में मुर्शिद कुली खान को वहाँ का शासक, नवाब, एक्चुअली नवाब वाला सिस्टम चल गया था, जैसे कि साउथ में निज़ाम वैसे बंगाल में नवाब। तो यहाँ पे नवाब बना दिया गया था किसको? मुर्शिद कुली खान को। ओके, तो यहाँ पे
बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट कहाँ से होगा, तो उसी की हम स्टार्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं कि मुर्शिद कुली खान फर्स्ट नवाब उस टाइम पे 1700 में नवाब बनाया गया था। फारूक शेर ने फरमान जारी किया था और ओडिशा की गवर्नरशिप भी उसे दे दी थी। अच्छा, बंगाल प्रोविंस में कौन कौन सा पार्ट था? बांग्लादेश, आज जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश हो गया, ओडिशा हो गया, बिहार हो गया, आज तो वो अलग बन गए हैं, लेकिन उस टाइम पे वो एक ही प्रोविंस थे। तो एक बहुत ही हम एक कह सकते हैं कि रिच और एक प्रोग्रेसिव स्टेट थी। बंगाल के प्रोग्रेस करने का अनदर रीज़न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि जहाँ पूरा भारत बहुत सारी सिचुएशन से घिरा हुआ था, डिस्टर्ब था, वहाँ बंगाल में इन सब डिस्टर्बेंसेस का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा था। जैसे कि मराठा इन्वेज़न हो रहा था, जाट रिवोल्ट हो रहे थे, उधर फॉरेन इन्वेडर यानी कि अहमद शाह अब्दाली हो गया, नादिर शाह हो गया, तो उनके इन्वेजन्स हो रहे थे साथ ही, ठीक है। डेक्कन की सिचुएशन अलग थी, तो वो बहुत ही डिस्टर्बिंग सा था, यानी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे कहीं पे, लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। तो यहाँ पे बंगाल इसलिए भी एक एक प्रोग्रेसिव स्टेट रहा। तो यहाँ पे मुर्शिद कुली खान को फर्स्ट 1700 में नवाब नियुक्त किया जाता है, उसे गवर्नरशिप दी जाती है, प्लस तो वो क्या करता है, जैसे ही वो नवाब बनता है उसके बाद वो कैपिटल जो होती है अपनी शिफ्ट कर देता है। पहले ढाका में थी, ठीक है, ढाका जिसे हम कहा जाता है, तो ढाका में थी और उसको मुर्शिदाबाद में वो शिफ्ट कर दी गई थी। ओके, तो वो किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। अच्छा, अब मुर्शिद कुली खान आया पहले, मुर्शिद कुली खान, उसके बाद एक क्रोनोलॉजी से चलती है। ओके, ये नाम जानना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये फर्स्ट है। एंड इसके बाद जो आया था इसका सन इन लॉ था, यानी कि सिराजुद्दीन, सन इन लॉ सिराजुद्दीन। उसके बाद मुर्शिद कुली खान का बेटा आया था सरफराज, और उसके बाद आया था अली वर्दी खान। एक इम्पोर्टेंट नाम है अली वर्दी खान, क्योंकि जो बंगाल ने फर्दर जो प्रोग्रेस की थी वो अली वर्दी खान के गवर्नरशिप में ही की थी, यानी कि जब वो नवाब बना था तब की थी, एंड अच्छी खासी प्रोग्रेस की थी। एंड उसके बाद जो अली वर्दी खान था उसने मुग़ल जो एम्परर थे उनका फरमान मानने से उनको ट्राइब्यूट देना बंद कर दिया था, यानी कि उसने एक एज ए पपेट काम करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे मुर्शिद कुली खान के बाद आया सिराजुद्दीन सन इन लॉ, उसके बाद आया सरफराज को अली वर्दी खान ने मार दिया और उसके बाद वो खुद 1741 में गवर्नर बन गया, 1756 तक बना। तो वो दो नाम आते हैं। एंड उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है अली वर्दी खान। ओके, तो अली वर्दी खान 1741 में 1756 तक बना था। उसके बाद इसका ग्रैंडसन यानी सिराज उद दौला। ओके, सिराज, नोट सुराज, सुराज का हम आगे नाम पढ़ते हैं, बट यहाँ पे सिराज। अब ये इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि यहीं से बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। तो सिराजुद्दौला 1756 में सिराज गवर्नर बन गया था, किसका? बंगाल का। यहाँ पे अब जैसे ही वो गवर्नर बनता है अली वर्दी खान के बाद, तो यहाँ पे अब वो जब उसके सामने जो सिचुएशन आती है वो सबसे पहले यही आती है कि जो ब्रिटिशर्स थे अब उनको प्रॉब्लम तो हो ही रही थी ट्रेड में, क्योंकि कोई ना कोई नवाब बनेगा या कोई ना कोई रूल करेगा तो उनकी ट्रेड पे तो असर पड़ेगा ही, ठीक है। तो लेकिन अब सिराज ने क्या किया, अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ ज़्यादा ही जो प्रिविलेजेस उन्हें मिली गई थी, यानी ट्रेड करने के लिए उन्हें कुछ परमिशंस मिली गई थी, उनका उन्होंने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था। तो उन प्रिविलेजेस का मिसयूज़ उन्होंने शुरू कर दिया था। साथ ही उन्होंने फोर्ट बनाने शुरू कर दिए थे बिना परमिशन के, फोर्टिफिकेशन उन्होंने कर दी, मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, किसका? ट्रेड जो प्रिविलेजेस दिए हुए थे। इससे क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला यानी नवाब था बंगाल का, उसके रेवेन्यू पे, उसके फाइनेंस पे असर पड़ने लगा, उसकी इकॉनमी डाउन होने लगी। एंड उसके अलावा
क्या किया कि एक तरह से ब्रिटिशर्स और इसके बीच टेंशन इसलिए भी बनी कि ब्रिटिशर्स को लगा कि सिराज जो है फ्रेंच को सपोर्ट करेगा, उनके साथ मिलके उनकी जो ट्रेड की जितनी फैसिलिटीज़ है उसको भी वो ख़त्म कर देंगे, यानी जो प्रिविलेजेस या परमिशन है उसको भी हटा दिया जाएगा। तो एक सस्पेक्ट बना रहा। साथ ही ब्रिटिशर्स वो काम करते रहे जो कि उसे पसंद नहीं था, यानी कि जैसे पॉलिटिकल फ्यूजिटिव हो गए, यानी कि जो भगोड़े थे उनको भी ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। किसके अगेंस्ट? सिराज के अगेंस्ट। तो यहाँ से फिर बैटल ऑफ प्लासी की तरफ रुख मुड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से टेंशन्स क्रिएट हो गई थी एंड फिर जैसे ही उनके बीच टेंशन बननी शुरू हो गई एंड देखा कि ब्रिटिशर्स उसके वो चीज़ें कर रहे हैं जो सिराज को नहीं पसंद थी, तो उसने क्या किया, उन पे अटैक करके उनका जो कैलकाटा में जो फोर्ट था उसको सीज़ कर लिया। ओके, तो ऑब्वियस सी बात थी कि अब तो असर पड़ना ही था, अब तो वॉर होना ही था। तो सिराज ने अटैक किया, फोर्ट को सीज़ कर लिया और उसके बाद क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। ओके, तो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, 23 जून को हुआ था। लेकिन वो डेट याद रखनी ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ज़रूरी 1757। वो आप कैसे याद रख सकते हो? वो आप याद रख सकते हो कि 1857 में आपका रिवोल्ट हुआ था एंड देन 1750, 100 ईयर बैक अगर आप थोड़ा सा याद रखें तो 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ओके, सेवनटीन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। किसके बीच हुआ था? सिराज और ब्रिटिशर्स के बीच। अच्छा, एक यहाँ पे ना ब्लैक होल ट्रेजेडी का भी नाम आता है। जब सिराज के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे एंड सिराज को पता चला तो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होनी शुरू हो गई थी, वॉर लाइक सिचुएशन। उससे भी पहले क्या हुआ, जैसे उसने अटैक किया, फोर्ट को अपने कब्जे में किया, उस टाइम पे सिराज ने क्या किया? एक ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम आता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसमें क्या था कि कुछ नहीं, 146 प्रिजनर्स थे, उनको एक छोटे से रूम में कैद कर लिया गया था और 123 उसमें दम घुट घुट के मर गए थे। तो इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया गया था। ब्रिटिशर्स को कैद कर लिया था और उन्हें एक बंद कमरे में रोक दिया गया था, तो उनकी सफोकेशन से उनकी डेथ हो गई थी। पर कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सच नहीं है, उनकी जो संख्या थी वो कम थी, बट कईयों का मानना है कि ऐसा ही हुआ था। तो इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो बैटल ऑफ प्लासी था वो ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स के हक में था, यानी कि बिना लड़े ही वो जीत चुके थे। वो कैसे? यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हुई थी, यानी कि जो दरबारी था, या हम कहे कि एक इसी के दरबार से इसी का ही आदमी एक कॉन्स्पिरेसी करने लग गया था जिसका नाम था मीर जाफ़र। तो उसने जितने प्लान थे, जितनी पॉलिसीज़ थी सिराज की, वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स के साथ शेयर कर दी एंड उसे ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश ने एक लालच दिया था कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे, पर तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तो उसने जितने भी इसकी जो थी युद्ध की, या हम कहें कि वॉर की जो पॉलिसी प्लान या जितनी इन्फॉर्मेशन वो दे सकता था वो उसने दी थी। और तो यहीं पे जो बैटल ऑफ प्लासी था वो अंग्रेज ऑलरेडी जीत चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ाई तो होनी ही थी। तो 15,000 ट्रुप्स के साथ सिराज लड़ने के लिए गया था, और क्योंकि उस कॉन्स्पिरेसी के चलते, यानी उनके पास ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन थी, तो वो जो उनके पास कुछ सोल्जर्स ही थे उनको उनके साथ लड़ने के बावजूद भी वो जीत गए। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव थोड़े से सैनिकों को लेके गया था और एक तरफ थी सिराज के 50,000 सोल्जर्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स थे, एंड उनको हरा दिया गया। और यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी का एंड हुआ। और बैटल ऑफ प्लासी किसने जीत लिया? ब्रिटिशर्स ने। Yeah, that's clear.
तो बैटल ऑफ प्लासी का यहाँ पे एंड होता है। तो सिराज को मार दिया गया, कैप्चर कर लिया गया, उसको मार दिया गया। किसने मारा था? मीर जाफ़र के बेटे ने, मीरान ने। ओके, तो मीर जाफ़र का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है। मीर जाफ़र के बाद 2-3 और नाम थे, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आगे जो स्टोरी चलती है वो मीर जाफ़र की चलती है। तो मीर जाफ़र का रोल था यहाँ पे। मीर जाफ़र ने उसे पकड़ लिया था एंड उसके बाद उसके बेटे, मीर जाफ़र के बेटे मीरान ने सिराज को मार दिया। तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी एंड होता है। और हाँ, ब्रिटिशर्स कमांडर कौन था, मिलिट्री कमांडर कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। एक इम्पोर्टेंट नाम है, आपने पहले भी सुना जब हम फ्रेंच और एंग्लो राइवलरी पढ़ रहे थे, उस टाइम पे भी ये नाम आता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नाम है। तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे अब जो अगला रोल आएगा। तो इसमें अब आपका जो बैटल ऑफ बक्सर है, ओके, उससे पहले कुछ नाम आते हैं और उसका जो लीड, जो बैटल ऑफ बक्सर तक सिचुएशन कैसे जाती है, कनेक्टिविटी कैसे बनती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट नाम आता है अब मीर कासिम, ओके, एंड ट्रीटी ऑफ 1760 के बारे में पढ़ेंगे हम। लेकिन उससे पहले एक सेकेंड कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुई उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उसका बेनिफिट क्या हुआ। सिग्निफिकेंस क्या था बैटल ऑफ प्लासी का? क्या था कि एक तरह से उनकी फाउंडेशन स्ट्रोंग हो गई थी। किसकी? इंग्लिश की, यानी अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की एक फाउंडेशन स्ट्रोंग होनी शुरू हो गई थी। कहाँ से? प्लासी का युद्ध जीतने के बाद। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, खुद को एक ट्रेड फ्री, नॉट ट्रेड फ्री, अभी नहीं, अभी उन्होंने क्या किया था कि खुद को एक जो थी वहाँ की जो टेरिटरीज थी, खुद को एक दे दी गई थी ताकि वो अपनी मिलिट्री को मेंटेन कर सके और अपना जो भी उन्होंने करना है, आगे ट्रेड वगैरह करना है, वो आसानी से कर सके। साथ ही एक मोनोपोलाइज खुद को, यानी ट्रेड एंड कमर्स में जितना कंट्रोल हो सकता है, यानी कि वहाँ का ट्रेड था वो अपने अंडर में ले लिया था और ज़्यादातर वहीं से वो ट्रेड किया करते थे। तो एक तरह से मोनोपोलाइज कर लिया था किसको? ट्रेड एंड कॉमर्स को। साथ ही उनकी फाउंडेशन स्ट्रोंग हो गई थी काफ़ी इसके बाद से। एंड उन्होंने टेरिटरीज़ हथिया ली थी ताकि वो अपनी जो मिलिट्रीज़ हैं उनको मेंटेन कर सके और अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पे 3 रीज़न आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ, मेनली अगर आप देखो तो फाउंडेशन हो गया एंड मोनोपोलाइज हो गया ट्रेड एंड कमर्स का, एंड थर्ड हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि टेरिटरीज़ को उन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया था और उनको यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो दीज वर दी मेन सिग्निफिकेंस, यानी उन्हें जो बेनिफिट या प्रॉफिट हम कहे। ओके, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मीर कासिम एंड ट्रीटी ऑफ 1760। मीर कासिम एंड ट्रीटी ऑफ 1760। अच्छा, क्योंकि मीर जाफ़र का हमने नाम सुना अभी, मीर जाफ़र को जैसा कि उन्होंने कहा था कि अगर वो हेल्प करेगा सिराज के अगेंस्ट, उन्हें इन्फॉर्मेशन देगा तो वो उसे नवाब बना देंगे। ऐसा ही हुआ, उसे नवाब बना दिया गया। लेकिन देखो, ब्रिटिशर्स या हम कहें यूरोपियंस किसी को भी अगर कोई कुछ बनाते थे, चाहे उसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन देते थे, वो काम एज ए पपेट ही करते थे। ओके, उन्हें पूरा हक नहीं दिया जाता था, वरना उन्हें क्या प्रॉफिट होगा। तो उन्हें महज एक लालच दिया जाता था कि तुम्हें हमने अथॉरिटी दे दी है, बट वो काम एज ए पपेट ही किया करते थे। तो उसे बना तो दिया था, लेकिन वो एक पपेट की तरह ही था, जो कि उसे पसंद नहीं आया। तो वो काफ़ी डिस्टर्ब करते थे उसे, या हम कहें इंटरफेरेंस रहती थी अंग्रेज़ों की मीर जाफ़र के नवाब बनने के बाद, जो कि उसे पसंद नहीं आया। तो उसने फिर क्या किया, पहले उसने सिराज के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की थी, अब उसने किसकी की? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। किसके साथ मिलके? डच के साथ मिलके। ओके, तो डच के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि डच का एंड कैसे हुआ था, जब हमने स्टार्टिंग में वीडियो की थी। तो यहाँ पे जो बेदेरा 1759 में बेदेरा में जो बैटल हुआ था, तो वहाँ पे डच का एंड हुआ था, उनकी डिफ़ीट हुई थी और उसके बाद उनका भारत से भी एक तरह से एंड हो गया था। तो ये वही था। तो यहाँ पे मीर जाफ़र डच के साथ मिल गया
एंड वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश की उसने, बट क्या हुआ कि डच को हरा दिया गया। एंड 1759 के बेदेरा युद्ध में, यानी बैटल ऑफ बेदेरा में, जो डच थे उनको बुरी तरह से हरा दिया गया और वहीं पे उनका एंड हो गया। तो मीर जाफ़र से भी परेशान हो गए थे अब ब्रिटिशर्स, क्योंकि उसने कॉन्स्पिरेसी की थी उनके अगेंस्ट, किसी की हेल्प करने की कोशिश की थी। तो अब उन्होंने क्या किया, अब सोच लिया कि अब मीर जाफ़र को नवाब पद से हटा देंगे। तो अब वहाँ से मीर जाफ़र को नवाब पद से हटाने के लिए अब किसी का नवाब बनना ज़रूरी था। अब एक कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, एक फ़ाइट होनी शुरू हो जाती है, किसके बीच, मीरान के बीच। मीरान जो मीर जाफ़र का बेटा था उसकी डेथ हो जाती है। अब कौन बचता है, तो मीर जाफ़र का जो सन इन लॉ था मीर कासिम, मीर जाफ़र का सन इन लॉ था मीर कासिम एंड मीरान का बेटा। ओके, उसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है और जीतता कौन है, बनाया किसे जाता है, मीर कासिम को। अब अगला बंगाल का नवाब कौन बनता है, मीर कासिम। ओके, और मीर जाफ़र क्या होता है, वो इस्तीफ़ा दे देता है कि ओके, तो अब मीर कासिम के बंगाल का नवाब बन गया था। और हाँ, अब जो मीर कासिम था, वन ऑफ द मोस्ट एबलेस्ट, अगर हम कहें सबसे अली वर्दी खान के सक्सेसर में सबसे एक लायक कहे या सबसे एक अच्छा नवाब कहे, वो था मीर कासिम। ओके, उसने काफ़ी प्रोग्रेस की, काफ़ी बंगाल में काफ़ी काम किए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाने के लिए। तो एक इम्पोर्टेंट नाम है मीर कासिम। और मीर कासिम का नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बैटल ऑफ बक्सर है वो में, उस बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो ओके, मीर कासिम एंड ट्रीटी हुई 1760 में। जैसे इसे नवाब बनाया गया तो मीर कासिम के बीच और अंग्रेज़ों के बीच एक ट्रीटी हुई जिसका नाम दिया गया था ट्रीटी ऑफ 1760। एक नया गवर्नर आया था उस टाइम पे एंड इन्होंने मिलके एक ट्रीटी की एंड उस ट्रीटी के चलते कि भाई तुम हमें सपोर्ट करोगे, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, वही वाला सिस्टम। एंड तो मीर कासिम है ट्रीटी ऑफ 1760 के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, मीर कासिम ने फिर क्या किया, पहले जो बंगाल की कैपिटल एक बार और चेंज हो चुकी थी और फिर इन्होंने क्या किया, कैपिटल को चेंज किया, अब मुंगेर किया। बिहार का जो मुंगेर है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी। रीज़न था, एक डिस्टेंस बनाना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एंड अपनी जो ब्यूरोक्रेसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको अच्छे से चलाने के लिए। ओके, तो कैपिटल शिफ्ट की फर्स्ट एंड ट्रीटी की थी 1760 की एंड बैटल ऑफ बक्सर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो सी यहाँ तक जो था वो बैटल ऑफ प्लासी था एंड उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा बैटल ऑफ बक्सर। तो आई थिंक इस वीडियो में काफ़ी है एंड आई होप कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी है। तो नेक्स्ट हम करेंगे बैटल ऑफ बक्सर, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा बैटल ऑफ बक्सर के साथ ही हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आएगी, ड्यूअल एक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम आता है बंगाल में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक चलते जाएंगे, लाइक मैसूर हो गया, टीपू सुल्तान एंड हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। तो नेक्स्ट हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्टे ट्यून टू अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।